रावत साहब चीफ थे तो मेरा करीब 10वां नंबर था सीनियोरिटी में कोर कमांडर बनने के लिए एज पर सीनियोरिटी। लेकिन होता क्या कि रैंक आपका हक है, आपको सीनियोरिटी में मिले, अपॉइंटमेंट किसी भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जनरली वो सीनियोरिटी में चलते हैं। रावत साहब ने मुझे 10वें या 9वें नंबर से उठा करके 15 कोर में भेजा, जबकि मेरे से सीनियर लोग अभी वेट कर रहे थे कोर कमांडर बनने की। और 10 तारीख को मैंने कोर कमांडर बना, 14 तारीख को पुलवामा होता है। एंड रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। ये इसी आप जब जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस वक्त आपने कहा था कि कश्मीर तो मेरा घर है। कश्मीर में आपकी 6 से ज़्यादा टेन्योर रहे हैं कश्मीर में। तो अब मैंने कहा था, आपने ये कहा था कि मैं वापस से जा रहा हूँ कश्मीर, और उसके 4 दिन बाद पुलवामा हो जाता। लगा कि ये तो मतलब सर मुंडाते ही ओले पड़ गए, आए और चीज़ें एकदम से बदल गई। पुलवामा क्या था सर? पुलवामा को लेके बाहरी मीडिया की हम बात नहीं करते, हमारे यहाँ पर भी कई मीडियाज ने उसके ऊपर, कई कश्मीरी लीडर्स ने उसके ऊपर, हमारे यहाँ विपक्ष में बैठे लोग भी पुलवामा को इंटेलिजेंस फेलियर और दूसरी तमाम चीज़ों से आरोप लगाते रहे। आर्मी ने अपना काम किया, कभी कोई बयान नहीं दिया, लेकिन क्या वाकई फेलियर था कुछ वहाँ पर? देखिए, पॉलिटिक्स में मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरा डोमेन नहीं है, और मैं पॉलिटिकल लीडर्स क्या बोलते हैं मैं उसके ऊपर कभी कमेंट करता नहीं हूँ, क्योंकि उनके अपने एजेंडाज हैं, उनके अपने बायसेस हैं, उनके अपने रीजंस हैं, जो भी वो बोलते हैं, तो मैं उसमें नहीं, पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाऊँगा। पुलवामा जैसा हादसा कश्मीर के टेररिज्म की हिस्ट्री में सबसे बड़ा हादसा था, जबकि एक इंसिडेंट में हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं, और ये बहुत बड़ा हादसा था। आपने सवाल किया कि क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था। इंटेलिजेंस की जो गेम है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स गेम है। आपको कुछ खबर मिलती है, अभी ये नहीं पता कि आपके 15-20 आले हैं जो आपको खबर देते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस है, आप एरियल इंटेलिजेंस है, सैटेलाइट इंटेलिजेंस है, आपकी टेक्निकल इंटेलिजेंस है जो मोबाइल्स या कम्युनिकेशन, जहाँ वैसे भी आप मॉनिटरिंग करते हो किसी को, तो अलग अलग किस्म के जो एसेट्स हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैंने इस बुक में वाज पुलवामा एंड इंटेलिजेंस फेलियर बहुत डिटेल में लिखा है। तो वो जो आले आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, पता नहीं सही है कि गलत है, फिर किसी दूसरे आले से उसको कंफर्म किया जाता है, फिर थोड़ी कंफर्मेशन आती है, वो धीरे धीरे इंटेलिजेंस बनती है। और क्या होता है कि अगर दुश्मन, एक चीज़ समझनी चाहिए, हमारा पूरा एक देश दुश्मन देश है जो पाकिस्तान, जो कश्मीर में टेररिज्म फैला रहा है, तो उधर एक पूरी आर्मी है। अगर वो 100 ऑपरेशंस प्लान करते हैं कश्मीर में, और उसमें से 99 को इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस होने से पहले नाकाम कर देती हैं, हम लोग उसके बारे में जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि अगर जिक्र करेंगे तो हमारे एसेट्स, हमारी कैपेबिलिटीज़ का पता लग जाएगा। इंटेलिजेंस एजेंसी कभी क्रेडिट नहीं लेती हैं। नहीं। और एक हादसा, और इतना बड़ा हादसा, दुख है उसका, हमारे इतना नुकसान हुआ, अफसोस है, आई पे माई रिस्पेक्ट्स टू द ब्रेव हार्ट्स, और एक हादसा उस इंटेलिजेंस के नेटवर्क से निकल जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज काम नहीं कर रही। 99 जो नहीं हुए वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, उसके बारे में किसी पॉलिटिकल पार्टी को मालूम नहीं है, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, बुक में भी लिखा है, शायद आपको भी मालूम हो, 14 फरवरी को पुलवामा होता है, 24 फरवरी को कश्मीर में ही, साउथ कश्मीर में ही, एक और सुसाइड बॉम्बर अपना वीडियो बनाता है कि मैं भी अभी सुसाइड बॉम्बिंग करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अपने हथियार वगैरह सब तैयार है, एक्सप्लोजिव तैयार है। हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, हम हिट करते हैं उस मॉड्यूल को, और 24 फरवरी को हम उस मॉड्यूल को ख़त्म कर देते हैं। नहीं तो पुलवामा 2 भी होने के लिए पाकिस्तान या उनके टेररिस्ट ने तैयारी कर रखी थी। पुलवामा 2 होने, पुलवामा 2 10 दिन बाद 24 फरवरी को, किताब में पूरा जिक्र है डिटेल्स के साथ, गांव में कहाँ पे ऑपरेशन हुआ, वो किसने ऑपरेशन किया। उसके बाद में बनिहाल में तीसरा पुलवामा भी होने की तैयारी थी, उसको भी नाकाम किया। ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ कि देश को मालूम पड़ना चाहिए कि इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम 24/7 365 करती हैं, और उसमें से कुछ एक, अगर एक हादसा निकल गया, जैसे बहुत बड़ा हादसा हो, बहुत बुरा लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना काम नहीं कर रहे। वो अपने परिवार से दूर हैं, अपने बच्चों से दूर हैं, हर वक्त उनको जान का खतरा रहता है। मैंने खुद अपने टेन्योर में कोर कमांडर के तौर पे देखा, इंटेलिजेंस गैदरिंग के टाइम पे उनके ऊपर फायरिंग होती है, चोट लगती है, गोली लगती है। सो ये कहना कि इंटेलिजेंस अपना काम नहीं करती या देश की एजेंसीज फेलियर हैं, आई थिंक दिस इज अनरीजनेबल। सर,
14 तारीख को पुलवामा हुआ और उसके 100 घंटे बाद की ये तस्वीर है। और उसी वक्त आपने एक कोट कहा था, कितने गाजी आए कितने गाजी चले गए। ये कोट मुझे लगता है कि आर्मी के जो स्लोगन्स हैं, उसके बाद आर्मी मतलब हम किसी को पीछे नहीं छोड़ते, ये सारे स्लोगन्स हैं या अलग अलग रेजिमेंट्स के जो अपने नारे होते हैं, उनसे भी ज़्यादा इस कोट को आज ये कहा जाता है कि लोग कोट करते हैं, अलग अलग जगह कहते हैं, आपके नाम से कहा जाता है। इस एक शब्द ने मतलब लोगों का नज़रिया बदला। पुलवामा जो चीज़ थी, पुलवामा के बाद ऐसा लगा देश के अंदर कि अब बस, अब बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं हो सकता, जो किया इन्होंने वो हद पार कर दी है। उसके बाद क्या बदलाव आए ये आपसे जानना चाहूंगा। और दूसरा, इन 100 घंटे के अंदर ये जो आपकी आंखें हैं, ये आंखें मुझे आज तक समझ मतलब मैं इस तस्वीर को जब भी देखता हूं, आपकी आंखें देखता हूं और मुझे लगता है कि इस आंखों में बहुत कुछ छुपा है। उस 100 घंटे में बहुत कुछ छुपा था जब आप आए थे और आपने ये बात कही थी। क्या हुआ था सर? जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, पहले उसका जवाब देता हूं। ये तस्वीर जो कवर के ऊपर है, ये उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें बात हुई थी कितने गाजी आए कितने गाजी गए। और बहुत से कामरान था पाकिस्तानी टेररिस्ट, उसका कोडवर्ड गाजी था। तो उसकी मैं बताता हूँ क्या बात हुई थी। तो ये आंखें जो हैं, बहुत से लोग सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे आपने बात की मेरे को ट्विटर पे या मेरे से जब आप पर्सनली बात करते हैं तो बोलते हैं कि इन आंखों में बहुत गुस्सा है, इन आंखों में बहुत आक्रोश है। पूरे देश में था सर वो। हाँ, पूरे देश में। तो वो देश की भावना इन आंखों में है, उन आंखों में लालपन है, इन आंखों में एक एक रिजॉल्व है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तस्वीर लेने से पिछले 4 रात यानी कि 100 घंटा पहले पुलवामा हुआ था। और मैं पिछली 2 रात जब ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें मेजर विभूति ढोंडियाल और हमारे दूसरे जवान वीर गति को प्राप्त हुए, मैं पिछली 2 रात सोया नहीं था, क्योंकि ऑपरेशन को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा था। उसको जो भी कुछ उसको सपोर्ट चाहिए थी। उसके बाद में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उस 19 फरवरी की मॉर्निंग को मेजर विभूति ढोंडियाल, बाकी के जो जवान थे, उनके पार्थिव शरीर पे श्रद्धांजलि और रीत ले करके उससे इमीडिएटली बाद सीधा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था। तो इन आंखों में वो आक्रोश है, इन आंखों में वो पुलवामा वॉरियर्स, जो पुलवामा ब्रेव हार्ट्स थे, उनका जो नुकसान है उसकी भावना है। इन आंखों में मेजर विभूति ढोंडियाल और उनके साथियों का नुकसान की भावना है। इन आंखों में वो आक्रोश है कि देश के लिए बदला लेना है, देश के लिए वापस मारवाल को हाई करना है। तो ये आंखें मेरे को खुद को बहुत कुछ बताती हैं और तो ये सारी बातें मैंने किताब में लिखी हैं। और उस 100 घंटे में कितने ऑपरेशंस थे जो आपने अंजाम दिए थे? जैसे आपने थोड़ी देर पहले इंटेलिजेंस की बात की, तो इंटेलिजेंस, जब ये पुलवामा का हादसा हुआ उसके 2 घंटे के बाद हम लोग पूरी टीम सिक्योरिटी फोर्सेस जुट गए इस काम में कि इस मॉड्यूल को अभी ख़त्म करना है। ऑपरेशंस तो मुझे मालूम ही नहीं है कि कितने हुए, क्योंकि जैसे आपने हिंदी मूवीज़ में सुना होगा, कोई भी जब कांड कर देते हैं तो उसके बाद में जो भी उनका लीडर होता है वो कहता है कि अंडरग्राउंड हो जाओ। उसका मतलब होता है कि आप कहीं जाके छुप जाओ, कुछ किसी से बात मत करो, किसी से फ़ोन पे बात मत करो, दिखाई मत दो, बाहर मत निकलो, किसी घर के अंदर कमरे में बैठे रहो। तो अगर ये मॉड्यूल भी उसी तरह से पुलवामा आईडी ब्लास्ट के बाद में अंडरग्राउंड हो जाता तो हमें खबर नहीं मिलती। हमारा काम था कि ये हरकत करते रहें, ये कम्युनिकेशन करते रहें। अगर मूवमेंट या हरकत करेंगे तो दिखाई देंगे, कम्युनिकेशन करेंगे तो हमारे पास में इंटरसेप्शन आएगी। हमने उसी शाम से ही जितनी भी संदिग्ध उनके खुफिया ठिकाने थे जिनकी हमें खबर थी, उन सब के ऊपर ऑपरेशन लॉन्च किए। जहाँ थोड़ा सा भी आइडिया था वहाँ भी ऑपरेशन लॉन्च किया। पूरे साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर में अगले 2 दिन तक पूरे ऑपरेशन लॉन्च किए कि ये लोग मूवमेंट करते रहे, और हम कामयाब हुए। वो जहाँ भी आते थे वहीं पे इनको आगे सिक्योरिटी फोर्सेस मिलती थी। तो तीसरे दिन हमें खबर लगी कि पिंगलाना गांव में इस घर में ये है, और 3 घंटे के बाद में वहाँ से हरकत कर देंगे। हमारे पास इतना कम समय था, जम्मू कश्मीर पुलिस, 55 राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ उसी 3 घंटे में मिले, प्लानिंग किया, लॉन्च किया, उस एरिए को इंसर्कल किया, कॉर्डन लगाया और हिट किया। और इसके पहले ही कुछ चंद मिनटों में मेजर विभूति ढोंडियाल और साथियों की वीर गति को प्राप्त होते हैं। जब ऐसा हादसा हो जाता है तो कैजुअलिटी मैनेजमेंट, एवैक्यूएशन करना है, उसकी तरफ ध्यान बढ़ जाता है और ऑपरेशन स्लो हो जाता है। लेकिन हेड्स ऑफ टू 55 राष्ट्रीय राइफल्स एंड जम्मू कश्मीर पुलिस एंड सीआरपीएफ, कुछ लोग कैजुअलिटी मैनेजमेंट में लगे, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन को कंटिन्यू रखा। टेररिस्ट के साथ में कॉन्टैक्ट
नहीं खत्म होने दिया। ये सारी बातें मैंने किताब में लिखी। मतलब एक तरफ जहां देश में इतनी सारा वो था, तमाम न्यूज़ चैनल्स, मुझे भी याद है हम खबरें पढ़ रहे थे, ये सब चीज़ें चल रहे थे, जिनके ऊपर गुजरी थी वो अपनी ग्रीफ को एक तरफ रख के अगले टारगेट को अचीव कर रहे थे कि अब इनको रोकना नहीं। क्या पुलवामा वाज द पिन पॉइंट कि अब बस खत्म करना है? क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल गई उसके बाद। मेरे ख्याल से अगर पुलवामा नहीं होता तो शायद बालाकोट भी नहीं होता। जी नेचुरली क्या? बालाकोट वाज रिस्पॉन्स टू पुलवामा। बालाकोट जो है, क्योंकि ये जैश ए मोहम्मद जो है पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और पुलवामा आईडी ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान आर्मी ISI का हाथ है, और जैश ए मोहम्मद का तो ये ग्रुप ही था। तो हिंदुस्तान की सरकार ने जब ये डिसीजन लिया, होता क्या है कि मल्टीपल टारगेट्स ऑप्शंस होती हैं जब भी आप कोई ऑपरेशन लॉन्च करना चाहते हो, ऐसा रिटेलिएटरी ऑपरेशन, मल्टीपल टारगेट ऑप्शंस होती हैं, मल्टीपल एसेट्स एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस होती हैं कि आर्मी से करना है, नेवी से करना है, एयरफोर्स से करना है, आर्मी एंड एयरफोर्स को मिक्स करके करना है, बिहाइंड द एनिमी लाइन। सो सारी ऑप्शंस को देखने के बाद में जब सरकार ने डिसीजन लिया कि वी विल हिट बालाकोट, उसमें एक संदेश था। संदेश ये था कि हम, अगर आप पुलवामा जैसा हादसा करोगे तो हम सिर्फ इस पे नहीं रुकेंगे कि LC के 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर अंदर जाके कोई छोटी सी पोस्ट को तहस नहस करके हम उसका एक आपको मैसेज दे रहे हैं। मैसेज ये था कि हम ना सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को क्रॉस करेंगे, हम प्रॉपर पाकिस्तान में जाके अटैक करेंगे। बालाकोट जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं है, बालाकोट प्रॉपर पाकिस्तान में है। मतलब हम टेरिटरी में घुसे और हम आपके देश में आके मारेंगे, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं घर में घुस के मारेंगे। तो जब इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स क्रॉस किए लाइन ऑफ कंट्रोल, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर से उड़ के गए, पाकिस्तान एयरफोर्स को दबाया, पाकिस्तान एयर डिफेंस को दबाया, फिर उन्होंने जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसको क्रॉस किया और प्रॉपर पाकिस्तान में बालाकोट में जाके बमबारी की। फिर वो बिल्कुल सेफ्टी के साथ वापस अपने एयरबेस पे पहुंचते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश था कि हमारी फोर्सेस इतनी काबिल हैं कि आप उनको टच नहीं कर सकते, हम जहां चाहेंगे वहां जाके मारेंगे। और दूसरा संदेश था, अभी वो छोटी गेम नहीं खेलेंगे, अभी बिल्कुल बड़ी गेम खेलेंगे और पाकिस्तान के बिल्कुल अंदर जाके मारेंगे। तो ये दो जो संदेश थे बहुत लाउड एंड क्लियर पाकिस्तान को दिए गए, एंड रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। सर, ये कहते हैं कि आर्मी रुकती नहीं, थमती नहीं, लेकिन जब इस तरह की घटना हुई, पुलवामा भी हुआ, पूरे देश में सब कुछ हिल सा गया था। अंदर से कुछ ऐसा था जो एक टीस थी जो बहुत चुभ रही थी। बालाकोट के बाद वो टीस तो खत्म हुई, नो डाउट, आम लोगों की तो हुई, लेकिन बतौर आर्मी के लोगों को भी टीस थी वो। और बालाकोट के बाद ये कह सकते हैं कि ऐसा लगा कि यार हाँ किया और कर गए, मतलब कुछ अलग थी फीलिंग उस वक्त। किसी भी सोल्जर के लिए सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग जो मोरल बूस्टिंग जो चीज है वो है सक्सेस। सक्सेस चाहे वो प्लेग्राउंड पे हो, आप इंटर कंपनी या इंटर बटालियन फुटबॉल मैच या बास्केटबॉल मैच जीतते हो तो आपका मोरल हाई होता है, उस दिन शाम को बड़ा खाना होता है, जैसे आपने बोला रेजिमेंटल वॉर कराइज, नारे लगते हैं। और उसी तरह से जब बॉर्डर के ऊपर कोई बात होती है तो वहाँ पे जो सक्सेस अचीव होती है, दुश्मन का जो नुकसान करके, उससे मोरल बूस्टिंग होती है। पुलवामा जैसे हादसे के बाद बालाकोट जैसा स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया जाना और पाकिस्तान के अंदर जाकर मारना, उससे सोल्जर्स का मोरल तो हाई हुआ है, पूरे देश का मोरल हाई हुआ। अगर आपको याद होगा तो पाकिस्तान के जो ट्रोल्स थे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, हाउ इज द जैश, वो मूवी का एक डायलॉग है, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था क्योंकि जैश ए मोहम्मद ने ये एक्शन किया था कि हाउ इज द जैश। और जैसे ही बालाकोट हुआ और खास करके जब ये 100 घंटे के अंदर अंदर उस मॉड्यूल को ख़त्म कर दिया गया जिसका कमांडर गाजी था, और कितने गाजी आए कितने गाजी गए, उसके बाद में वो डायलॉग वापस आया, हाउ इज द जोश, पूरे देश का मोरल वापस आया। और बालाकोट के बाद तो देश का मोरल 7वें आसमान पे था। सो इट सक्सेस बूस्ट योर मोरल, सक्सेस बूस्ट द मोरल ऑफ अ सोल्जर, सक्सेस बूस्ट द मोरल ऑफ अ नेशन। हम क्रिकेट मैच जीतते हैं, हम हॉकी मैच जीतते हैं तो कितना देश में एक उबार आता है, खुशी की लहर दौड़ती है। यह तो बहुत बड़ी कार्रवाई थी।